नमस्कार। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 14 सितंबर 2025। नमस्कार। और आज हम 14 सितंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक डिटेल्ड विश्लेषण करने वाले हैं, खासतौर पर यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी परीक्षा के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। ये सारी जानकारी हमने पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जो विश्वसनीय सरकारी वेबसाइट्स हैं वहां से जुटाई है। और हमारा वादा है कि आज की चर्चा में हम हर खबर की तह तक जाएंगे, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए जो भी रेलेवेंट है उसे कवर करेंगे। जी हाँ, सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, लिंकेजेस और अगर कोई एथिकल डायमेंशन है तो उसे भी समझेंगे, एकदम शुरू से आखिर तक। तो हम एक एक करके टॉपिक उठाएंगे, उसे आसान भाषा में समझेंगे और जहां जरूरी होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ उदाहरणों या हिस्टोरिकल पैरेलल्स, ऐतिहासिक समानताओं से भी जोड़ेंगे। आपको पूरा विश्लेषण मिलेगा जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, सब कुछ शामिल होगा। हाँ, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विज और फ्लैश कार्ड भी होंगे। एकदम पूरी तैयारी। तो तैयार हो जाइए एक ज्ञानवर्धक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। हाँ, ये कस्टोडियल वायलेंस और जुडिशियल ओवरसाइट, न्यायिक निगरानी से जुड़ी है। गुजरात का एक मामला है। हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद गुजरात के 4 पुलिस कांस्टेबलों पर नाबालिग को पीटने का मामला दर्ज हुआ है। मामला क्या है, विस्तार से देखिए, ये घटना बोटाद, गुजरात की है। वहाँ 4 पुलिस कांस्टेबलों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप यह है कि उन्होंने एक 17 साल के लड़के को चोरी के शक में पहले तो अवैध हिरासत, इल्लीगल कन्फाइनमेंट में रखा और फिर बुरी तरह टॉर्चर किया। 17 साल का लड़का और टॉर्चर, इसके परिणाम क्या हुए? रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उसकी किडनी डैमेज हो गई है और उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत ही सीरियस मामला है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे शामिल हुआ? मामले में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच कर रही थी। सुनवाई 15 सितंबर को होनी है, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद ही एफआईआर दर्ज हो पाई है। ये तो और भी चिंताजनक बात है कि एफआईआर के लिए एससी इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। पुलिस के इंटरनल मैकेनिज्म का क्या, आरोपी कांस्टेबलों का क्या हुआ? यहीं पर सिस्टम की खामी दिखती है। आरोपी कांस्टेबलों को सिर्फ ट्रांसफर किया गया है, उन्हें ना तो सस्पेंड किया गया, न ही गिरफ्तार। सिर्फ ट्रांसफर? और जांच कौन कर रहा है? और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जांच उसी थाने का इंस्पेक्टर कर रहा है। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब आप अपने ही साथियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की पूरी तरह से विफलता लगती है। अब इसके कानूनी पहलुओं पर आते हैं। कौन सी प्रावधानियां महत्वपूर्ण हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे फंडामेंटल है। बिल्कुल। फिर आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसमें कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं। और क्योंकि लड़का नाबालिग है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम भी लागू होगा। एकदम। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का सेक्शन 75, धारा 75, जो क्रूअल्टी टू चाइल्ड, बच्चे के प्रति क्रूरता से डील करता है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बच्चे को 24 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना होता है। इस मामले में अवैध हिरासत का आरोप है, तो ये भी उल्लंघन है। और भारतीय न्याय संहिता, जो नया क्रिमिनल कोड है, उसके प्रावधान भी यहाँ रेलेवेंट होंगे। हाँ, बीएनएस में भी गलत तरीके से रोकने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और कबूलनामे के लिए चोट पहुंचाने, कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन से जुड़े प्रावधान हैं। ये आईपीसी के पुराने सेक्शंस को रिप्लेस करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है इस संदर्भ में, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, डीके बासु गाइडलाइंस तो लैंडमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बताए थे, ताकि अब्यूज ऑफ पावर रोका जा सके। इस मामले में उन गाइडलाइंस का उल्लंघन साफ दिखता है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कामकाज, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फंक्शनिंग और गवर्नेंस के मुद्दे। और एथिक्स पेपर, जीएस पेपर 4 के लिए वहां भी सीधा लिंक है।
एथिक्स, नीतिशास्त्र, फाउंडेशनल वैल्यूज जैसे इंटेग्रिटी, ईमानदारी, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, कंपैशन, करुणा, इन सब का अभाव दिखता है। प्रोबाइटी इन गवर्नेंस का भी सवाल है और लॉज, रूल्स एंड कॉन्शियंस, कानून, नियम और अंतरात्मा के बीच का द्वंद्व भी। अब जरा की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। कस्टोडियल वायलेंस का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है पुलिस या न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति पर किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक टॉर्चर, क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और जुडिशियल ओवरसाइट? ये न्यायपालिका की शक्ति है कि वो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, लेजिस्लेचर के कामों की निगरानी करें, खासकर जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। इस केस में एससी का दखल इसी ओवरसाइट का उदाहरण है। अकाउंटेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने कामों के लिए जिम्मेदार होना, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसी स्थिति जहां किसी अधिकारी के व्यक्तिगत या पेशेवर हित उसके आधिकारिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे इस केस में इंस्पेक्टर का अपने ही सहकर्मियों की जांच करना। प्रीलिम्स के नजरिए से क्या खास ध्यान रखें? आर्टिकल्स 21 और 22 के तहत क्या सुरक्षाएं हैं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी की भूमिका, जेजे एक्ट का सेक्शन 75, बीएनएस और आईपीसी के संबंधित प्रावधानों में अंतर अगर पूछा जाए, और डीके बासु गाइडलाइंस के स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हैं, जैसे गिरफ्तारी के समय मेमो बनाना, परिवार को सूचना देना वगैरह। अब मेंस एनालिसिस करते हैं, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट तो सिस्टमिक फेलियर, प्रणालीगत विफलता का ही है। बिल्कुल। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म पूरी तरह फेल दिखा। एफआईआर तब हुई जब एससी ने दखल दिया। सिर्फ ट्रांसफर कर देना एक तरह से लीप अप होती है। जांच उसी सुपरवाइजर को देना दिखाता है कि सिस्टम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट, कानून और व्यवहार में अंतर, गैप बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिस। हाँ, हमारे पास कानून बहुत अच्छे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जेजे एक्ट, बीएनएस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, लेकिन ज़मीनी हकीकत कई बार बहुत अलग होती है। सिर्फ कानून बना देना काफ़ी नहीं है। पुलिस फोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों और ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के प्रति सेंसिटाइजेशन और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म मजबूत करना होगा। ट्रेनिंग एक बड़ा पार्ट है। तीसरा, न्यायपालिका की भूमिका, रोल ऑफ जुडिशरी। ये केस दिखाता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पर न्यायपालिका कितनी क्रूशियल है। अगर एससी दखल न देता तो शायद एफआईआर भी न होती। ये जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की ताकत को रेखांकित करता है। और चौथा, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत। जांच और कानून व्यवस्था के काम में ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देना, इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर से अलग करना, ये सब जरूरी है। इस घटना के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में तो एफआईआर हुई है, कांस्टेबलों का ट्रांसफर हुआ है। मीडियम टर्म में जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, सिविल सोसाइटी और मीडिया का दबाव बनेगा। लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों से शायद राष्ट्रव्यापी स्तर पर कुछ बदलाव आए, पुलिस ट्रेनिंग और जवाबदेही पर असर पड़े। तो वे फॉरवर्ड, आगे की राह क्या है, निष्कर्ष क्या निकालें? पहला, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को मजबूत करना होगा, जैसे राज्यों में प्रभावी पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी स्थापित करना। दूसरा, पुलिस की अनिवार्य ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जेजे एक्ट, मानवाधिकार, डीके बासु गाइडलाइंस पर। तीसरा, कस्टोडियल वायलेंस के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, शून्य सहिष्णुता नीति अपनानी होगी। और इसे किन और मामलों से जोड़ सकते हैं, क्रॉस लिंक्स? प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस तो है ही पुलिस सुधारों पर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी की भूमिका और बच्चों के अधिकारों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामले भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये काफी विस्तृत विश्लेषण था। अब पॉलिटी में ही अगले मुद्दे पर चलते हैं। वक्फ एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। हाँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर यानी सोमवार को फैसला सुनाएगा। मुद्दा क्या है इसमें? याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं और सरकार का क्या पक्ष है? दिलीप, 100 से ज्यादा याचिकाकर्ता है। उनका कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों का क्रीपिंग एक्विजिशन है, मतलब सरकार रेगुलेशन के नाम पर धीरे धीरे इन संपत्तियों पर कब्जा कर रही है। और सरकार का तर्क है कि ये संशोधन जरूरी है ताकि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर जो रैम्पेंट एनक्रोचमेंट हो रहा है
उसे रोका जा सके और वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सके। ये मामला संवैधानिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? कौन से आर्टिकल्स यहाँ रेलेवेंट है? कई सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता और खास तौर पर आर्टिकल 26 जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और संपत्ति से जुड़े अधिकार? हाँ, आर्टिकल 31A कुछ कानूनों से संपत्ति के अधिग्रहण को बचाना और आर्टिकल 300A कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये सब आर्टिकल्स कोर्ट को देखने होंगे। और इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन से हैं? सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्रीय वक्फ परिषद और स्टेट वक्फ बोर्ड्स। ये वक्फ एक्ट 1995 के तहत बने हैं और वक्फ संपत्तियों की देखरेख करते हैं। सिलेबस टैग्स क्या होंगे? जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट्स, संविधान की विशेषताएं संशोधन, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, जुडिशरी न्यायपालिका, स्टैट्यूटरी बॉडीज, सांविधिक निकाय, गवर्नमेंट पॉलिसीज सरकारी नीतियां। और जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज और डाइवर्सिटी विविधता। की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। वक्फ क्या होता है एग्जैक्टली? वक्फ मुस्लिम कानून के तहत किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण होता है किसी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए। एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो उसे बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता, वो अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। अच्छा, और वक्फ बोर्ड? ये वक्फ एक्ट 1995 के तहत बने स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो अपने अपने राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वे, रजिस्ट्रेशन, प्रशासन और निगरानी करते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा तो हम जानते ही हैं। क्रीपिंग एक्विजिशन यानी धीरे धीरे अधिग्रहण का क्या मतलब है? ये एक टर्म है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब राज्य सीधे तौर पर संपत्ति का अधिग्रहण न करके रेगुलेटरी बदलावों या प्रशासनिक कार्रवाइयों के जरिए धीरे धीरे किसी संपत्ति या क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाता जाता है। याचिकाकर्ताओं का यही आरोप है। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? वक्फ एक्ट 1995 का उद्देश्य और इसके तहत बने निकाय, बोर्ड्स, काउंसिल, आर्टिकल 26 और राज्य की रेगुलेटरी पावर के बीच का क्या रिश्ता है, स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन का कानूनी मतलब क्या होता है जब कोर्ट किसी कानून पर रोक लगाता है। अब मेंस एनालिसिस पर आते हैं। पहला पॉइंट है मौलिक अधिकारों और राज्य विनियमन में संतुलन। हाँ, ये एक क्लासिक टकराव है। एक तरफ आर्टिकल 26 है जो धार्मिक समुदाय को अपनी संपत्ति मैनेज करने का अधिकार देता है, दूसरी तरफ राज्य का हित है संपत्ति का कुशल प्रबंधन, अतिक्रमण रोकना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। सरकार कह रही है कि वो बस रेगुलेट कर रही है, समुदाय कह रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा दखल है। एससी को यही संतुलन बनाना है। दूसरा, धार्मिक संपत्ति पर विकसित होता न्यायशास्त्र, इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। बिल्कुल। ये फैसला श्रूर मठ केस 1954 जैसे पुराने महत्वपूर्ण केसों की कड़ी में देखा जाएगा। श्रूर मठ केस में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आवश्यक धार्मिक प्रथाएं बनाम सेक्युलर एक्टिविटीज, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां का सिद्धांत आया था। कोर्ट शायद देखे कि वक्फ संपत्ति का प्रबंधन किस श्रेणी में आता है। इस फैसले का असर सिर्फ वक्फ पर नहीं बल्कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स और दूसरे ट्रस्ट पर भी पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव इंटेंट, विधायी मंशा बनाम कम्युनिटी एप्रहेंशन, सामुदायिक आशंका। सरकार कह रही है कि मंशा अच्छी है, प्रबंधन सुधारना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का क्रीपिंग एक्विजिशन का डर एक गहरे अविश्वास को दिखाता है। भारत जैसे विविध समाज में ऐसे कानून बनाना जो सभी स्टेक होल्डर्स को निष्पक्ष लगें, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कंसल्टेशन, परामर्श और सहमति बनाने का महत्व यहाँ दिखता है। इस फैसले के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में तो ये पता चलेगा कि कानून पर रोक लगती है या नहीं। मीडियम टर्म में वक्फ बोर्ड्स की शक्तियां और राज्य के रेगुलेशन की सीमाएं स्पष्ट होंगी, प्रशासनिक बदलाव आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये राज्य और धार्मिक संस्थानों के संबंधों पर एक बड़ा कानूनी उदाहरण, लीगल प्रेसिडेंट बन सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या दिखती है? सबसे पहले तो जुडिशियल क्लैरिटी चाहिए जो एससी के फैसले से आएगी। दूसरा, भविष्य में ऐसे कानूनों पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। तीसरा, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, बोर्डों की जवाबदेही बढ़ाना। क्रॉस लिंक्स क्या हो सकते हैं?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, विभिन्न राज्यों के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट्स और निश्चित रूप से शिरूर मठ केस 1954। ठीक है, अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में तीसरे मुद्दे पर चलते हैं, प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मणिपुर गए थे। ये मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद उनका पहला दौरा था। क्या हुआ इस दौरे में? उन्होंने चुराचांदपुर, जो कुकीजो बहुल इलाका है, और इम्फाल, मैतई बहुल घाटी में अलग अलग जगहों पर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से मुलाकात की। ये मुलाकातें हाई सिक्योरिटी जगहों पर हुईं। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया और अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखने का संदेश दिया। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही? विपक्ष, खासकर इंडिया ब्लॉक ने इसकी काफी आलोचना की। इसे टू लिटिल टू लेट, बहुत कम बहुत देर से, और कुछ ने तो इसे फार्स, दिखावा तक कह दिया। मणिपुर का बैकग्राउंड तो हम जानते हैं, मैती और कुकीजो समुदायों के बीच का लंबा जातीय संघर्ष, जिसमें 100 से ज्यादा जाने गईं और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। संवैधानिक प्रावधान कौन सा महत्वपूर्ण है यहाँ? आर्टिकल 355, अनुच्छेद 355, ये कहता है कि यूनियन का ये कर्तव्य है कि वो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। मणिपुर की स्थिति में ये आर्टिकल बहुत रिलेवेंट है। सिलेबस टैक्स, जीएस पेपर 2, यूनियन स्टेट्स फंक्शंस, संघराज्य कार्य, फेडरलिज्म चैलेंजेस, संघवाद की चुनौतियां, और जीएस पेपर 3, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म लिंकेज, विकास और उग्रवाद का संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। आईडीपी कौन होते हैं? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति वो होता है जिसे अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा हो, लेकिन वो अपने देश की सीमाओं के अंदर ही रहता है। शरणार्थी से अलग, जो सीमा पार कर जाता है। रिकंसिलिएशन, सुलह का मतलब? संघर्ष के बाद अलग अलग समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल करने की प्रक्रिया, विश्वास बहाली, इसका एक अहम हिस्सा है। और सिंबॉलिक गवर्नेंस? जब नेता अपने इशारों, यात्राओं, बयानों का इस्तेमाल एक खास संदेश देने, विश्वास बनाने या सहानुभूति जताने के लिए करते हैं। पीएम का दौरा सिंबॉलिक गवर्नेंस का एक उदाहरण है। प्रीलिम्स के लिए? मणिपुर का भूगोल, इम्फॉल वैली और हिल्स का अंतर, प्रमुख जातीय समूह, मैतेज, कुकी-जो, आर्टिकल 355 का महत्व। अब आते हैं मेंस एनालिसिस पर, मुख्य परीक्षा विश्लेषण पर। पहला पॉइंट, प्रतीकात्मक इशारों की सीमाएं। हाँ, ये यात्रा एक शक्तिशाली सिंबॉलिक जेस्चर है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। पीएम को दोनों समुदायों से अलग अलग मिलना पड़ा। ये जमीनी हकीकत और गहरी जातीय खाई को दिखाता है। सिर्फ एक यात्रा से हीलिंग टच लग जाए, ये मुश्किल लगता है जब तक ठोस कदम न उठाए जाए। दूसरा पॉइंट, संघर्ष के बाद शासन की चुनौती, चैलेंज ऑफ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस। जब समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह टूट चुका हो तो शासन करना बहुत मुश्किल होता है। भविष्य देखो का संदेश उन लोगों को शायद ठीक न लगे जिन्हें लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है या उनके प्रियजन वापस नहीं आए हैं। सिर्फ सद्भाव के आह्वान से बात नहीं बनती। जस्टिस, रिहैबिलिटेशन और एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन का स्पष्ट रोड मैप चाहिए। तीसरा पॉइंट, संकट प्रबंधन का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। विपक्ष की तीखी और तत्काल प्रतिक्रिया दिखाती है कि ऐसे संकटों का प्रबंधन कितना ज्यादा राजनीतिक हो जाता है। दौरे के समय पर भी सवाल उठाए गए। हिंसा के लगभग 2 साल बाद इसे राजनीतिक नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। ये सब शांति निर्माण की प्रक्रिया को और जटिल बना देता है। इस दौरे के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म में राष्ट्रीय ध्यान फिर से मणिपुर पर गया है, शायद कुछ फंड्स रिलीज हों। मीडियम टर्म में सरकार पर जमीन पर प्रगति दिखाने का दबाव बढ़ेगा, जैसे निरस्तीकरण, आईडीपीज का पुनर्वास, समुदायों के बीच संवाद शुरू करना। लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि क्या ये वाकई शांति प्रक्रिया में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है या विफलता से और निराशा बढ़ेगी जिसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो वे फॉरवर्ड या आगे की राह क्या होनी चाहिए? सबसे जरूरी है सब्सटैंटिव डायलॉग, सार्थक संवाद जिसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हों, शायद किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की मदद से। दूसरा, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, न्याय और जवाबदेही, हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो, तभी विश्वास बहाल होगा। तीसरा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें पहाड़ी जिलों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्रॉसलिंक्स,
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA जो मणिपुर के कई हिस्सों में लागू है, और 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग जो स्वायत्ता से जुड़ी है। चलिए अब सेक्शन बदलते हैं और इकोनॉमी पर आते हैं। एक चिंताजनक खबर है कृषि क्षेत्र से। हाँ, खबर ये है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 6 महीने बीत चुके हैं, यानी आधा साल निकल गया, लेकिन बजट में घोषित कम से कम 6 प्रमुख कृषि योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। 6 योजनाएं, ये तो काफी बड़ी संख्या है। कौन सी योजनाएं हैं ये? इनमें PM धान्य धान्य कृषि योजना जैसी बड़ी पहल शामिल है और दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन भी है। देरी का कारण क्या बताया जा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट क्यों हो रही है? कारण बताए जा रहे हैं प्रोसीजरल इश्यूज, जैसे यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लंबित होना, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी या स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी से क्लियरेंस ना मिलना, या फिर कृषि मंत्रालय द्वारा ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी ना किया जाना। ये तो गवर्नेंस का मुद्दा भी है। बजट में घोषणा कर देना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल, यूनियन बजट सरकार की प्राथमिकताओं का एक अहम दस्तावेज होता है। योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन बहुत जरूरी है, तभी उनका फायदा लोगों तक पहुंचता है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? यूनियन कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, EFC, SFC, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। सिलेबस टैग्स क्या होंगे? GS पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्लानिंग, योजना, रिसोर्सेज संसाधन, ग्रोथ, विकास, बजटिंग, बजट, फार्म सब्सिडीज, कृषि सब्सिडी, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, और GS पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, सरकारी नीतियां और कार्यान्वयन के मुद्दे, गवर्नेंस, शासन। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। ये एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी क्या करती है? EFC को सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर हेड करते हैं। ये कैबिनेट मंजूरी से पहले जो बड़े खर्च के प्रस्ताव होते हैं उनका वित्तीय मूल्यांकन, फाइनेंशियल अप्रेजल करती है। SFC भी इसी तरह की कमेटी है, लेकिन शायद थोड़े छोटे प्रस्तावों के लिए। इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, कार्यान्वयन में कमी का मतलब तो साफ है, नीति बनाने और उसे लागू करने के बीच का गैप। कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, योजनाओं का अभिसरण क्या है? कन्वर्जेंस का मतलब है एक साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों या विभागों की योजनाओं को एक साथ लाना, उनके संसाधनों को पूल करना। जैसे PM धान्य धान्य कृषि योजना में कई योजनाओं को कन्वर्ज करने की बात थी। प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखें? AFCS की भूमिकाएं क्या हैं? योजनाओं के नाम और उनके मुख्य उद्देश्य, जैसे मखाना बोर्ड बिहार के लिए था, आत्मनिर्भरता मिशन दालों के लिए। कुछ योजनाओं का वित्तीय आवंटन भी पूछा जा सकता है, जैसे पल्सेस मिशन के लिए 1000 करोड़, 1000 करोड़, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोग्राम के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव था। अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट था इम्प्लीमेंटेशन चोक पॉइंट का है। एकदम, ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और प्रक्रियात्मक बाधाओं, प्रोसीजरल हर्डल्स का क्लासिक उदाहरण है। घोषणा हो जाती है, लेकिन फाइलें अलग अलग कमिटीज और मंत्रालयों में घूमती रहती हैं। ये प्रणालीगत देरी योजनाओं के पूरे उद्देश्य को ही विफल कर सकती है। दूसरा, देरी के आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। जाहिर है अगर योजनाएं समय पर लागू नहीं होंगी तो आवंटित पैसा खर्च नहीं होगा। वो पैसा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए था वो रुका रहेगा। किसानों को फसल विविधीकरण जैसे दालें, सब्जियां उगाने या उत्पादकता बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए हाई यील्डिंग सीड्स, उच्च उपज वाले बीज या मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन जैसे मखाना प्रोसेसिंग के लिए समय पर समर्थन नहीं मिलेगा। इससे कृषि आय प्रभावित हो सकती है और कृषि संकट, अग्रेरियन डिस्ट्रेस बढ़ सकता है। तीसरा, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ, जैसे PM धन धान्य कृषि योजना को 100 जिलों में राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाना था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा मॉडल हो सकता था, लेकिन अगर केंद्र के स्तर पर ही देरी हो रही है तो पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। राज्य भी अपना काम शुरू नहीं कर पाते। क्या हम इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डाल सकते हैं? हाँ, संक्षेप में PM धन धान्य कृषि योजना गाइडलाइंस और डिस्ट्रिक्ट लिस्ट मंत्री की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। मखाना बोर्ड बिहार SFC से मंजूर हो गया है, पर मंत्रालय ने अभी लॉन्च नहीं किया। EFC से मंजूर, कैबिनेट मंजूरी बाकी है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोग्राम, EFC कैबिनेट मंजूरी बाकी है। नीति आयोग ने कुछ सवाल उठाए हैं। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाई यील्डिंग सीड्स मिशन, EFC मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तो लगभग सभी बड़ी योजनाएं अटकी हुई हैं।
इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में किसान मौजूदा फसल सीजन, क्रॉपिंग सीजन का फायदा उठाने से चूक जाएंगे। मीडियम टर्म में बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कम होती है। अक्सर देखा जाता है कि फंड्स फिर आखिरी तिमाही में जल्दबाजी में खर्च किए जाते हैं, जिससे बर्बादी होती है। लॉन्ग टर्म में पॉलिसी फैटीग आ सकती है, लाभार्थियों में मोहभंग हो सकता है और दालों में आत्मनिर्भरता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य पीछे छूट सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, अप्रूवल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, शायद टाइम बाउंड अप्रूवल्स हों। दूसरा, प्री बजट प्रिपेयर्डनेस, घोषणा करने से पहले ही विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार हों। तीसरा, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, योजनाओं की प्रगति पर एक पब्लिक डैशबोर्ड हो सकता है। इसे किससे जोड़ सकते हैं? क्रॉस लिंक्स। नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जहां कार्यान्वयन पर फोकस था, या फिर पीएम किसान स्कीम, जिसका कार्यान्वयन काफी तेज हुआ था, उससे तुलना कर सकते हैं कि क्यों कुछ योजनाएं तेजी से लागू होती हैं और कुछ अटक जाती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बाद अब इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चलते हैं। साउथ चाइना सी में तनाव फिर बढ़ गया है। जी, खबर है कि अमेरिका और जापान के संयुक्त अभ्यास के बीच चीन की सेना ने फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में उकसावे, प्रोवोकेशंस के खिलाफ चेतावनी दी है। क्या हुआ है, विस्तार से? चीन की सेना की सदर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि एससीएस में उन्होंने रूटीन पेट्रोल्स की हैं और फिलीपींस को कड़ी चेतावनी दी है कि वो उकसावे वाली घटनाएं बंद करे और बाहरी ताकतों को इसमें शामिल ना करे। ये बाहरी ताकतें कौन है? इशारा साफ तौर पर अमेरिका और जापान की तरफ है। ये चेतावनी यूएस, जापान और फिलीपींस के संयुक्त समुद्री अभ्यास, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, के ठीक बाद आई है, जो 11 से 13 सितंबर तक फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हुआ था। और अमेरिका का क्या कहना है? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि ये अभ्यास फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को बनाए रखने के लिए जरूरी था। इस पूरे विवाद का कानूनी आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून है UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA का एक फैसला आया था, जिसने चीन की 9 लाइन के दावे को अमान्य करार दिया था। चीन इस फैसले को नहीं मानता। UNCLOS और 2016 PCA रूलिंग, ये दोनों याद रखने चाहिए। भू राजनीतिक संदर्भ क्या है? चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी तलक का दावा करता है, जहां से सालाना लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है। उसके दावे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई जैसे देशों के दावों से टकराते हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों जैसे फिलीपींस, जिसके साथ उसकी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, क्वाड के सदस्य के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। सिलेबस टैग्स। GS पेपर 2, इंडिया एंड नेबरहुड, भारत और पड़ोस, बायलेटरल रीजनल ग्रुपिंग्स अफेक्टिंग इंडिया, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह जो भारत को प्रभावित करते हैं। पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, विकसित विकासशील देशों की नीतियां भारत के हितों पर। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, UN क्लॉज के तहत परिभाषित समुद्री क्षेत्र है जो तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इसमें तटीय देश को समुद्री संसाधनों जैसे मछली पकड़ना, तेल निकालना के इस्तेमाल का विशेष अधिकार होता है, लेकिन अन्य देशों को नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, FONOPS। ये नौसैनिक जहाज़ों द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन होते हैं, जिनका मकसद उन समुद्री दावों को चुनौती देना होता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अत्यधिक एक्सेसिव माने जाते हैं। अमेरिका SCS में अक्सर FONOPS करता है। ग्रे जोन वॉरफेयर, गे जोन युद्ध, ये क्या है? ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक देश बल प्रयोग तो करता है, लेकिन वो पारंपरिक सैन्य संघर्ष, कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के स्तर से नीचे होता है। इसका मकसद बिना पूर्ण युद्ध छेड़े अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करना होता है, जैसे चीन द्वारा कोस्ट गार्ड या समुद्री मिलिशिया, मैरीटाइम मिलिशिया का इस्तेमाल करके फिलिपीनी जहाजों को परेशान करना। 9 लाइन। ये वो अस्पष्ट रेखा है जिसका इस्तेमाल चीन साउथ चाइना सी में अपने विशाल क्षेत्रीय दावों को दर्शाने के लिए करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता नहीं देता। प्रीलिम्स के लिए SCS का भूगोल, दावेदार देश, UNCLOS के मूल सिद्धांत, 2016 PCA रूलिंग का महत्व, चीन की सदर्न थिएटर कमांड और US इंडो पैसिफिक कमांड जैसी सैन्य कमानें। अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट, ग्रे जोन टकराव का सामान्यीकरण। हाँ, ये घटना ग्रे जोन कॉम्पिटिशन का टेक्स्ट बुक उदाहरण है।
चीन सीधे हमला नहीं कर रहा, पर गश्त, चेतावनी, पानी की बौछारें, इनसे अपनी संप्रभुता जता रहा है और पड़ोसियों को डरा रहा है। दूसरी तरफ यूएस, जापान, फिलीपींस का संयुक्त अभ्यास एक काउंटर ग्रे जोन टैक्टिक है। मिलकर संकल्प दिखाना, इंटरऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता बढ़ाना और कानूनी व्यवस्था का पक्ष लेना। ये पैटर्न अब इंडो पैसिफिक में न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। दूसरा पॉइंट, लॉफेयर और यूएनसीएलओएस की भूमिका। ये लड़ाई सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि नैरेटिव्स, कथ्यों की भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी यूएनसीएलओएस और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दुहाई देते हैं। चीन यूएनसीएलओएस का सिग्नेटरी होते हुए भी 2016 के फैसले को नकारता है और ऐतिहासिक दावों, हिस्टोरिकल क्लेम्स पर जोर देता है। ये एक तरह का लॉफेयर है, कानून का इस्तेमाल अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए करना। तीसरा, भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ है? भारत के लिए इसका सीधा रणनीतिक महत्व है। भारत खुद फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का समर्थक है और क्वाड का सदस्य है। हमारा हित फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नौवहन की स्वतंत्रता और यूएनसीएलओएस को बनाए रखने में है। चीन का ये आक्रामक व्यवहार इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में उसकी संभावित कार्रवाइयों का एक संकेत भी हो सकता है। फिलीपींस जैसे देशों का अमेरिका के करीब जाना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन यानी रीजनल पावर बैलेंस को बदलता है, जिसका असर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका पर भी पड़ता है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में चीनी और फिलिपिनो जहाज़ों के बीच छोटी-मोटी झड़पों का खतरा बढ़ सकता है, डिप्लोमेटिक तनाव बढ़ेगा। मीडियम टर्म में फिलीपींस शायद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपना सुरक्षा गठबंधन और गहरा करेगा और ज़्यादा संयुक्त अभ्यास देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सीएसएस एक प्रमुख ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। इंडो पैसिफिक में दो ध्रुव जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स बन सकते हैं और आसियान की भूमिका, आसियान सेंट्रलिटी कमजोर हो सकती है। तो वे फॉरवर्ड, आगे की राह क्या है? पहला, स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म, खासकर आसियान को एक प्रभावी कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता पर चीन के साथ सहमत होने में मदद करना। दूसरा, इनहैंस मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, एमडीए, समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाएं ताकि पता चले कि समुद्र में हो क्या रहा है। तीसरा, अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए रखें, एफएनओपीज जैसे कदमों के जरिए। क्रॉसलिंक्स। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, द क्वाड, आसियान रीजनल फोरम, एआरएफ। चलिए आईआर में ही अगली खबर पर चलते हैं। डायस्पोरा डिप्लोमेसी, प्रवासी कूटनीति से जुड़ी भारत ने आयरलैंड में नस्लीय हमलों पर चिंता जताई है। जी, खबर यह है कि भारत ने आयरलैंड में भारतीय समुदाय पर हाल में हुए कुछ नस्ली हमलों, रेसिस्ट अटैक्स के संबंध में आयरिश ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी कमीशन, HREC, जो वहां का राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है, उससे औपचारिक रूप से संपर्क किया है। क्या मांग की गई है? भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा ने HREC के मुख्य आयुक्त से मिलकर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कंसर्टेड एक्शन, ठोस कार्रवाई की मांग की है। HREC ने भी प्रवासी भारतीयों के योगदान को स्वीकार किया है और पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। आयरलैंड में भारतीय समुदाय कितना बड़ा है? यह समुदाय तेजी से बढ़ रहा है। अभी लगभग 80,000 भारतीय वहां रहते हैं, जिनमें छात्रों की संख्या काफी बड़ी है, करीब 10,000। इसका बैकग्राउंड क्या है? भारतीय प्रवासी, इंडियन डायस्पोरा, दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। उनकी सुरक्षा और कल्याण भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख प्राथमिकता है। HRC क्या है? आयरिश ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी कमीशन, आयरिश मानवाधिकार और समानता आयोग, आयरलैंड का एक स्वतंत्र सार्वजनिक निकाय, इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है, जो वहां मानवाधिकार और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये एक नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन NHRI है, जैसा भारत में NHRC है। सिलेबस टैग्स, GS पेपर 2, इफेक्टिव पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स, इंडियन डायस्पोरा। भारतीय प्रवासी की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, प्रवासी कूटनीति। इसका मतलब है विदेशों में रहने वाले अपने प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए राजनयिक चैनलों, डिप्लोमैटिक चैनल्स का उपयोग करना। नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, NHRI, ये राज्य द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था होती है जो मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए काम करती हैं। ये आमतौर पर UN के पेरिस प्रिंसिपल्स, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप होती हैं। HRERC आयरलैंड का NHRI है। प्रीलिम्स के लिए आयरलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 80,000।
HRERC जैसे संस्थानों का प्रकार, सरकारी बनाम स्वतंत्र संविधिक निकाय। अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट, एक सूक्ष्म राजनयिक रणनीति। न्यूआस्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी। हाँ, ये भारत के दृष्टिकोण में एक मैच्योरिटी दिखाता है। सीधे आयरिश सरकार से भिड़ने के बजाय भारत ने वहां के अपने ही स्वतंत्र अधिकार संरक्षण निकाय राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी से संपर्क साधा। इसके फायदे हैं, एक, ये कम टकराव वाला, लेस कॉन्फ्रंटेशनल है। दूसरा, ये मेजबान देश की अपनी प्रणाली का उपयोग लेवरेजेस होस्ट सिस्टम करता है। इसे एक मानवाधिकार मुद्दा बनाता है जिसे आयरलैंड की संस्थाओं को ही एड्रेस करना होगा। तीसरा, ये उस देश के भीतर सहयोगी इंटरनल एलाइज बनाता है। दूसरा पॉइंट, प्रवासी सुरक्षा का बढ़ता महत्व। जैसे जैसे भारतीय प्रवासियों का आकार और प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी कमजोरियां जैसे नस्लवाद का सामना करना, ये भी बढ़ रही हैं। ये दिखाता है कि प्रवासी जुड़ाव अब सिर्फ संस्कृति या निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी फिजिकल सिक्योरिटी और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना भी एक बड़ा आयाम बन गया है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म में HREC के एजेंडे पर नस्लवाद का मुद्दा आएगा। मीडियम टर्म में उम्मीद है कि आयरलैंड में भारतीय समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम्स की बेहतर निगरानी होगी, शायद कुछ लक्षित जागरूकता कार्यक्रम शुरू हों। लॉन्ग टर्म में ये दृष्टिकोण दूसरे देशों में भी प्रवासी सुरक्षा के मुद्दों को उठाने के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो वे फॉरवर्ड, आगे की राह। पहला, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, संस्थागत सहयोग। अक्षय और अन्य आयरिश नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग जारी रखना। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सामुदायिक जुड़ाव, छात्र संघों, सामुदायिक समूहों के साथ संपर्क मजबूत करना। तीसरा, डेटा ड्रिवन पॉलिसी, डेटा संचालित नीति, मेजबान देशों को हेट क्राइम्स पर विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्रॉस लिंक्स, प्रवासी भारतीय दिवस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA का काउंसलर डिवीजन। ठीक है। अब एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन सेक्शन में आते हैं। कानपुर शहर के लिए एक अच्छी खबर है। जी, खबर है कि भारत सरकार के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सर्वे, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक सर्वेक्षण में कानपुर शहर को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान सूरत को मिला है। दूसरा स्थान, ये तो बढ़िया है। इसका कानपुर को क्या फायदा होगा? इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार कानपुर नगर निगम KMC को 37.7 करोड़ का प्रोविजनल इंसेंटिव देगी। 37.7 करोड़। ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? KMC अधिकारियों का कहना है कि इस फंड का उपयोग मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को और बढ़ाने में किया जाएगा, जैसे मशीनी सड़क सफाई, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को अपग्रेड करना, ग्रीन बेल्ट्स विकसित करना और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल करना। ये सर्वे किस कार्यक्रम का हिस्सा है? ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से जुड़ा है। NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर PM कंसेंट्रेशन को 2024 तक 20 से 30% कम करना है, 2017 के स्तर की तुलना में। NCAP याद रखना जरूरी है। इसमें मुख्य सरकारी निकाय कौन सा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। सिलेबस टैग्स, GS पेपर 3, कंजर्वेशन, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, EIA, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और GS पेपर 2, यूनियन वर्सेस स्टेट फंक्शंस, संघीय राज्य कार्य, फेडरल स्ट्रक्चर चैलेंजेस, संघीय ढांचे की चुनौतियां। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या है? AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक रोजाना की वायु गुणवत्ता बताने का एक टूल है। ये आम लोगों को बताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है और उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इसमें कई प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। इसका मतलब है कि फंडिंग या अनुदान किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने या प्रदर्शन में सुधार के आधार पर दिया जाता है। जैसे यहाँ AQI रैंकिंग के आधार पर कानपुर को पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ पैसा देने से बेहतर माना जाता है क्योंकि ये परिणाम से जुड़ा है। कंपेटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। ये एक कॉन्सेप्ट है जहां केंद्र सरकार राज्यों या शहरों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक तरह की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को प्रोत्साहित करती है, अक्सर रैंकिंग और उससे जुड़े इंसेंटिव्स के जरिए। AQI रैंकिंग इसी का एक उदाहरण है। प्रीलिम्स के लिए NCAP का फुल फॉर्म, लक्ष्य और बेसलाइन ईयर 2017, CPCB और नगर निगमों की भूमिका। AQI क्या मापता है? PM 2.5 और PM 10 में क्या अंतर है? अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट, पर्यावरण शासन में
परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल। हाँ, ये 37.7 करोड़ रुपए का अनुदान दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ पैसा बांटने के बजाय परफॉर्मेंस प्रदर्शन को ही नाम दे रही है। ये पर्यावरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस स्ट्रैटेजी है। कंपैरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देकर केंद्र शहरों को इनोवेशन, नवाचार और इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए प्रेरित कर रहा है। ये वन साइज फिट्स ऑल अनुदान प्रणाली से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन इसकी चुनौतियां और सीमाएं भी होंगी। बिल्कुल। पहली चुनौती है डेटा इंटेग्रिटी, डेटा की अखंडता। क्या रैंकिंग सुधारने के लिए डेटा में हेरफेर का दबाव हो सकता है? दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। एंटी स्मॉग गन्स जैसे उपाय क्या स्थायी समाधान है या सिर्फ अस्थायी दिखावा? जरूरत है प्रदूषण के स्रोत, सोर्सेस पर काम करने की, जैसे इंडस्ट्री, गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन डस्ट। तीसरा, कैपेसिटी इश्यूज, क्षमता के मुद्दे। क्या छोटे शहर जिनके पास प्रशासनिक या वित्तीय क्षमता कम है, वो इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे? इससे क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ सकती हैं। तीसरा पॉइंट, बहुआयामी दृष्टिकोण। मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच। कानपुर की सफलता, अगर केएमसी के रावों को माने, तो दिखाती है कि वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए। सिर्फ एक चीज से बात नहीं बनेगी। कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, धूल नियंत्रण, डस्ट कंट्रोल, हरित आवरण, ग्रीन कवर बढ़ाना सब जरूरी है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में केएमसी को अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, जिससे वो अपने प्रयास तेज कर सकती है। मीडियम टर्म में सूरत और कानपुर की सफलता दूसरे एनसीएपी शहरों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रयास लगातार जारी रहे और बड़े प्रदूषकों पर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, नियामक प्रवर्तन मजबूत हो, तो शहरों में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, फोकस ऑन सोर्स अपोर्शमेंट, स्रोत विभाजन पर ध्यान केंद्रित करें। ये पता लगाना कि प्रदूषण आ कहां से रहा है और फिर फंड का इस्तेमाल उन स्रोतों को नियंत्रित करने में करना। दूसरा, स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग, ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना, उनका स्वतंत्र ऑडिट कराना। तीसरा, सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों को जागरूक करना और समाधान में शामिल करना। क्रॉस लिंक्स। स्वच्छ सर्वेक्षण, जो स्वच्छता के लिए इसी तरह की रैंकिंग प्रणाली है। और नेशनल कैपिटल रीजन के लिए बना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्शन में आज हमारे स्रोतों से कोई खास बड़ी खबर नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की ओर। हाँ, यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद के मोर्चे से एक महत्वपूर्ण खबर है। क्या खबर है? खबर यह है कि एक वरिष्ठ माओवादी नेता सुजाता, जो CPI माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी मेंबर भी हैं, उन्होंने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुजाता, क्या ये वही हैं जो दिवंगत माओवादी नेता किशन जी की पत्नी थी? जी हाँ, वही। सुजाता दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के साउथ सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज भी थी, जो कि माओवादियों का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्र माना जाता है। उन पर 40 लाख रुपए का इनाम भी था। CCM स्तर के नेता का सरेंडर, ये तो बहुत बड़ी बात है। LWE का संदर्भ क्या है भारत में? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं, भारत की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी, बहुआयामी रणनीति अपनाती है, जिसमें सुरक्षा अभियान, विकास पहल और आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियां, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज शामिल हैं। और दंडकारण्य क्षेत्र? दंडकारण्य फॉरेस्ट, दंडकारण्य वन एक बहुत बड़ा जंगली इलाका है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैला है। ये लंबे समय तक माओवादियों का गढ़ रहा है। सिलेबस, टैग्स? GS पेपर 3, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म लिंकेज, विकास और उग्रवाद का संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन। की कॉन्सेप्ट्स? मुख्य अवधारणाएं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE क्या है? ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो मौजूदा राज्य संरचना, स्टेट स्ट्रक्चर को सशस्त्र संघर्ष, आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए उखाड़ फेंकना चाहती है। भारत में इसे CPI माओइस्ट लीड करता है। सेंट्रल कमेटी मेंबर CCM, CPI माओइस्ट के सेंट्रल कमेटी, केंद्रीय समिति का सदस्य होता है, जो उनकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये बहुत ही वरिष्ठ पद होता है। सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति, ये सरकार की नीति है जो उग्रवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा मेन स्ट्रीम में लौटने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें अक्सर वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग शामिल होता है। प्रीलिम्स के लिए माओवादी संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पोलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, जोनल कमेटी वगैरह।
प्रमुख LWE नेता जैसे किशन जी, LWE प्रभावित क्षेत्र, रेड कॉरिडोर, दंडाकारण्य रीजन। अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट, सुरक्षा बलों के लिए रणनीतिक सफलता, स्ट्रेटेजिक सक्सेस। हाँ, सुजाता, जैसे इतने सीनियर लीडर का सरेंडर सिर्फ एक टैक्टिकल विन नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सक्सेस, रणनीतिक सफलता है। CCM होना, एक प्रमुख जोन की इंचार्ज होना और किशन जी जैसे टॉप लीडर की पत्नी होना, उनका आंदोलन छोड़ना LWE के नेतृत्व में गहरे संकट का संकेत देता है। ये शायद सुरक्षा अभियानों के बढ़ते दबाव, वैचारिक मोहभंग, आइडियोलॉजिकल डिसल्यूजनमेंट, जंगल में कठिन जीवन स्थितियां और सरकार की आत्मसमर्पण नीतियों की प्रभावशीलता, इन सब के मिले-जुले असर को दिखाता है। दूसरा पॉइंट, LWE नेतृत्व का खात्मा। ये LWE लीडरशिप के डिकैपिटेशन यानी सिर काटने, फिगरेटिवली स्पीकिंग, के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा लगता है। पिछले 1-1.5 दशक में सुरक्षा बलों ने व्यवस्थित तरीके से ज्यादातर पुराने और अनुभवी नेताओं को या तो मार गिराया है या गिरफ्तार किया है या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अनुभवी नेताओं की कमी से उनकी रणनीतिक सोच, योजना बनाने की क्षमता और नई भर्ती रिक्रूटमेंट में एक वैसियो शून्य पैदा होता है, जो आंदोलन को गंभीर रूप से कमजोर करता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सुजाता जैसी हाई प्रोफाइल हस्ती का सरेंडर करना निचले स्तर के कैडर पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर डालता है। ये मौजूदा सदस्यों का मनोबल गिरा सकता है और जो लोग जुड़ने की सोच रहे होंगे उन्हें हतोत्साहित कर सकता है। ये एक तरह से आंदोलन के पतन को तेज कर सकता है और सरकार के लिए ये एक पावरफुल स्टेट प्रोपेगेंडा टूल बन जाता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में सुरक्षा बलों को सुजाता से बहुमूल्य खुफिया जानकारी मिल सकती है। मीडियम टर्म में ये दूसरे कैडरों को, जो शायद मोहभंग महसूस कर रहे हों, हथियार डालने के लिए प्रेरित कर सकता है। लॉन्ग टर्म में ये भारत में LWE के भौगोलिक और वैचारिक प्रभाव को और कम करने में योगदान देगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, इंटेंसिफाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, खुफिया आधारित ऑपरेशंस तेज करें। दूसरा, एनहांस सरेंडर पॉलिसीज, आत्मसमर्पण नीतियों को और प्रभावी ढंग से लागू करें और उनका प्रचार करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, एक्सेलरेट डेवलपमेंट, विकास तेज करें। LWE की कमजोरी से जो शून्य पैदा हो रहा है, उसे विकास कार्यों, रोजगार और शासन की बेहतर उपस्थिति से भरना होगा। क्रॉस लिंक्स, सरकार की समाधान डॉक्ट्रिन, जो LWE से निपटने की रणनीति है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, जिसके तहत केंद्र राज्यों को LWE से लड़ने के लिए फंड देता है। चलिए अब सोशल इश्यूज इन वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे और कल्याण पर आते हैं। यहाँ हम फिर से भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे, जो हमने IR सेक्शन में भी छुआ था। हाँ, आयरलैंड वाले मामले को यहाँ सामाजिक नजरिए से देखना महत्वपूर्ण है। हेडलाइन वही है, भारत ने आयरलैंड के मानवाधिकार निकाय के साथ अपने नागरिकों पर हुए नस्ली हमलों पर औपचारिक चिंता जताई है। तो सामाजिक पहलू क्या है इसमें? देखिए, भारतीय प्रवासी जो दुनिया भर में 30 मिलियन से ज्यादा हैं, अक्सर उनकी सफलता की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि वे नस्लवाद, घृणा अपराध, कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। खासकर जो नए जाते हैं या छात्र होते हैं। बिल्कुल, खासकर नए अप्रवासी और छात्र जिनका वहां मजबूत स्थानीय समर्थन नेटवर्क, लोकल सपोर्ट नेटवर्क नहीं होता, वो ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक मतभेद और कुछ मेजबान देशों में बढ़ता जेनोफोबिया यानी विदेशियों के प्रति नापसंदी, ये सब महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियां हैं। सिलेबस टैक्स, GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी फीचर्स, भारतीय समाज की विशेषताएं, डाइवर्सिटी, विविधता, सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण। और GS पेपर 2 इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स, विकसित देशों की नीतियों, राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। डायस्पोरा तो हम जानते हैं। हाँ, हेट क्राइम क्या है? हेट क्राइम वो अपराध होता है जो पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस से प्रेरित हो, यानी अपराधी पीड़ित को इसलिए निशाना बनाता है क्योंकि वो किसी खास सामाजिक समूह, नस्ल, धर्म या लिंग पहचान से जुड़ा होता है। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर, प्रवासियों का इससे क्या लेना देना? सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना जोर जबरदस्ती के आकर्षण और प्रभाव के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करना, जैसे सांस्कृतिक या आर्थिक प्रभाव से। भारतीय प्रवासियों को अक्सर भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रमुख साधन माना जाता है। उनका अच्छा अनुभव भारत की छवि बनाता है। प्रीलिम्स के लिए प्रवासी जनसांख्यिकी, डायस्पोरा डेमोग्राफिक्स, किस देश में कितने हैं, उनकी संरचना क्या है,
छात्र, प्रोफेशनल्स आदि। सरकार की पहले, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस। अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट, प्रवासियों की भेद्यता। वल्नरेबिलिटी ऑफ द डायस्पोरा। हाँ, आयरलैंड की घटनाएं उस एक तरफा कहानी को चुनौती देती हैं कि सारे भारतीय प्रवासी बहुत सफल और सुरक्षित हैं। ये उन कमजोरियों को उजागर करती हैं जिनका सामना समुदाय करता है। दूसरा पॉइंट, विदेशों में नागरिकों की रक्षा में राज्य की भूमिका। रोल ऑफ द स्टेट। ये घटना दिखाती है कि भारतीय राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर अपने नागरिकों और पीआईओज, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की रक्षा करना भी है। ये एक प्रोएक्टिव स्टैंस को दर्शाता है, सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय। तीसरा, भारत की सॉफ्ट पावर और विदेश संबंधों पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑन सॉफ्ट पावर एंड फॉरेन रिलेशंस, बल्कि भारत की छवि पर भी असर डाल सकते हैं। लोगों से लोगों के संबंध, पीपल टू पीपल टाइज प्रभावित हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी असर पड़ सकता है। इम्प्लीकेशंस तो हमने आईआर सेक्शन में देखे थे। वे फॉरवर्ड, आगे की राह क्या हो सकती है? पहला, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन कार्यक्रमों को मजबूत करना, ताकि जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें वहां के कानूनों, संस्कृति और संभावित चुनौतियों के बारे में बेहतर जानकारी हो। दूसरा, लेवरेज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रवासी सामुदायिक संगठनों का लाभ उठाना जो वहां पहले से स्थापित हैं, उनके साथ मिलकर काम करना। तीसरा, बायलैटरल एग्रीमेंट्स में प्रवासी सुरक्षा के क्लॉज शामिल करना। क्रॉसलिंक। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता। चलिए अब कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। जी हाँ, हिंदी दिवस। आज के दिन पीआईबी ने एक संदेश जारी किया जिसमें भारत की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को संरक्षित करने में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के रूप में अपनाया था। इस संदेश में और क्या खास था? इसमें विशेष रूप से संविधान के आर्टिकल 531 का हवाला दिया गया। यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ये संघ को निर्देश देता है कि वो हिंदी के प्रसार को बढ़ावा दे ताकि वो भारत की समग्र संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। आर्टिकल 351, इसे याद रखें। राजभाषा पर संविधान सभा में काफी बहस हुई थी, है ना? हाँ, ये सबसे विवादास्पद बहसों में से एक थी। अंत में एक समझौता हुआ जिसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला कहते हैं। इसके तहत हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए सहयोगी राजभाषा बनाया गया। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 ने अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दे दी। संविधान के और कौन से प्रावधान भाषा से जुड़े हैं? आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343, जो हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। आर्टिकल 351, जिसका हमने जिक्र किया, और 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची, जिसमें भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं। आर्टिकल 343, आर्टिकल 351, 8th शेड्यूल, ये जरूर याद रखें। सिलेबस टैग्स। जीएस पेपर 1, इंडियन सोसाइटी, फीचर्स, भारतीय समाज की विशेषताएं, डाइवर्सिटी, विविधता, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। जीएस पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, फीचर्स, विशेषताएं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, महत्वपूर्ण प्रावधान। की कॉन्सेप्ट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा और नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, वो भाषा होती है जिसे किसी देश या राज्य में विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त होता है, खासकर सरकारी कामकाज के लिए। भारत की कोई एक नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है। हिंदी संघ की राजभाषा है, राज्यों की अपनी राजभाषाएं हो सकती हैं। कंपोजिट कल्चर, समग्र संस्कृति, ये भारतीय संविधान में इस्तेमाल किया गया शब्द है जो भारत की समृद्ध, विविध और मिली-जुली सिंक्रेटिक संस्कृति को दर्शाता है। आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी को ऐसा बनना है जो इस समग्र संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 343 और 351 का अंतर समझना बहुत जरूरी है। 8वीं अनुसूची का इतिहास, मूल 14 अब 22 भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का उद्देश्य। अब मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा विश्लेषण। पहला पॉइंट, सहकारी भाषाई विकास की कथा। अहम हिंदी दिवस पर सरकार का जो आधिकारिक संदेश है वो एक सावधानी से बनाई गई नैरेटिव या कथा है।
ये हिंदी को बढ़ावा देने को एक यूनिफाइंग या एकीकृत और कोलैबोरेटिव या सहयोगात्मक प्रोजेक्ट के रूप में पेश करके हिंदी थोपने की धारणा का मुकाबला करने की कोशिश करता है। संदेश में जानबूझकर पूरे भारत के सांस्कृतिक और साहित्यिक हस्तियों जैसे दक्षिण से तिरुवल्लुवर, पूर्व से श्रीमंत शंकरदेव के उदाहरण शामिल किए गए हैं, ये तर्क देने के लिए कि सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की साथी हैं। दूसरा, आर्टिकल 351 और समग्र संस्कृति का विचार। आर्टिकल 351 पर बार बार जोर देना महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक औचित्य देता है, लेकिन कैसे? अन्य भाषाओं को हटाकर नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा के रूप में जिसे भारत की विविधता का सच्चा प्रतिबिंब बनने के लिए संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से अपनी शब्दावली लेनी चाहिए। तीसरा, भाषा और उपनिवेशीकरण, लैंग्वेज एंड डीकोलोनाइजेशन। संदेश में भारतीय भाषाओं के प्रचार को पंच प्राण और औपनिवेशिक मानसिकता यानी कॉलोनियल माइंडसेट को दूर करने के लक्ष्य से जोड़ा गया है। यह भाषा के मुद्दे को डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण की एक व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक परियोजना के हिस्से के रूप में फ्रेम करता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? शॉर्ट टर्म में सरकारी कामकाज में हिंदी की स्थिति मजबूत करने पर जोर रहेगा। मीडियम टर्म में भाषा नीति पर बहस जारी रह सकती है, खासकर गैर हिंदी भाषी राज्यों से प्रतिक्रिया आ सकती है। लॉन्ग टर्म में लक्ष्य हिंदी को एक वैश्विक भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज और भारत के भीतर एक व्यापक रूप से स्वीकृत संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज बनाना है। तो वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? पहला, प्रमोट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, सभी 8वीं अनुसूची भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा और समर्थन देना। दूसरा, लेवरेज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, अच्छे अनुवाद उपकरण विकसित करना। तीसरा, इंसेंटिवाइज, डोंट इम्पोज, प्रोत्साहित करें, थोपे नहीं। हिंदी सीखने या उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दें, लेकिन इसे अनिवार्य ना बनाएं। क्रॉस लिंक्स। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बहुत बढ़िया। अब हम एथिक्स लिंकेजेस, जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र संबंध पर आते हैं। गुजरात वाले मामले को एथिक्स के नजरिए से देखते हैं। हाँ, गुजरात नाबालिग यातना मामला एक अच्छा केसलेट बन सकता है। इसमें कई नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज उभर कर आते हैं। जैसे कि पहला, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का दुरुपयोग। पुलिस कांस्टेबलों ने वर्दी और शक्ति का इस्तेमाल नागरिकों की रक्षा के बजाय हिंसा करने और कानून को ताक पर रखने के लिए किया। दूसरा, लैक ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, करुणा और सहानुभूति का अभाव। एक नाबालिग बच्चे को इस तरह टॉर्चर करना दिखाता है कि उनमें करुणा, जो किसी भी लोक सेवक के लिए एक मूलभूत मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यू है, वो बिल्कुल नहीं थी। तीसरा मुद्दा, इरोजन ऑफ इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी और जवाबदेही का क्षरण। एफआईआर दर्ज करने में देरी, सिर्फ ट्रांसफर की सजा, ये सब संस्थागत ईमानदारी की कमी की ओर इशारा करते हैं। सिस्टम खुद को बचाने में लग गया। चौथा, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। जो इंस्पेक्टर अपने ही अधीनस्थों की जांच कर रहा है, उसके सामने एक गंभीर नैतिक दुविधा, एथिकल डायलमा है। निष्पक्ष जांच का कर्तव्य बनाम टीम के प्रति वफादारी और विभाग की छवि बचाने का दबाव। और पांचवा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन। कांस्टेबलों की हरकतें सीधे सीधे संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों पर हमला हैं, जो व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, आर्टिकल 21 और कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये जीएस पेपर 4 के लिए कैसे प्रासंगिक है? ये केसलेट कई की कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फाउंडेशनल वैल्यूज और उनकी अनुपस्थिति के परिणाम, एथिकल डिलेमास, प्रोबिटी इन गवर्नेंस या उसकी कमी का केस स्टडी, और लॉज, रूल्स एंड कॉन्शियंस, और कैसे बाहरी निगरानी जरूरी हो जाती है जब अंतरात्मा या नियम फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज़, खबरों में स्थान, व्यक्ति, रिपोर्ट सेक्शन पर। संक्षेप में बताते हैं स्थान कौन कौन से चर्चा में रहे। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, चीन फिलीपींस तनाव के कारण, बहुतात गुजरात, हिरासत में हिंसा मामले के कारण, चुराचांदपुर इम्फाल मणिपुर, पीएम के दौरे के कारण, कानपुर यूपी, AQI रैंक 2 आने के कारण, दंडकारण्य क्षेत्र, माओवादी नेता सुजाता के कार्यक्षेत्र और सरेंडर के कारण, और आइलैंड नस्ली हमलों के मुद्दे के कारण। व्यक्ति कौन सी न्यूज में थे? सुजाता, वरिष्ठ माओवादी नेता जिन्होंने सरेंडर किया। CGI BR गवई, मुख्य न्यायाधीश BR गवई, गुजरात और वक्फ मामलों की सुनवाई कर रही बेंच के प्रमुख। अखिलेश मिश्रा, आइलैंड में भारतीय राजदूत जिन्होंने HREC से संपर्क किया। और कोई रिपोर्ट या सर्वेक्षण?
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्वे, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक सर्वेक्षण, जिसमें सूरत को पहला और कानपुर को दूसरा स्थान मिला। अब कुछ महत्वपूर्ण डेटा एंड इन्फोग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्य आंकड़े क्या थे? ठीक है, 37.7 करोड़ कानपुर को मिलने वाला प्रोत्साहन, 6 लंबित कृषि योजनाएं, 80,000 आयरलैंड में अनुमानित भारतीय, 10,000 आयरलैंड में अनुमानित भारतीय छात्र, 40 लाख सुजाता परिणाम राशि, 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा अपनाने की तारीख, सेकंड AQI में कानपुर की रैंक, $3 ट्रिलियन SCS से होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यापार, 4 गुजरात मामले में आरोपी कांस्टेबल, 17 गुजरात मामले में पीड़ित नाबालिग की उम्र। ठीक है, अब एडिटोरियल इनसाइट्स, संपादकीय अंतर्दृष्टि को संक्षेप में देखते हैं। संपादकियों में मुख्य बिंदु क्या उभर रहे थे इन खबरों पर? पहला, शासन और कार्यान्वयन में कमी, गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, कृषि योजनाओं में देरी प्रक्रियात्मक बाधाओं को उजागर करती है। दूसरा, पुलिस जवाबदेही, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, गुजरात मामला दिखाता है कि आंतरिक तंत्र कमजोर है और न्यायिक निगरानी महत्वपूर्ण है। तीसरा, इंडो पैसिफिक भू राजनीति, इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, चीन की चेतावनी, गठबंधनों पर उसकी प्रतिक्रिया और संयुक्त अभ्यासों को चुनौती के रूप में देखने को दर्शाती है। चौथा, भाषाई नीति, लिंग्विस्टिक पॉलिसी, हिंदी दिवस का संदेश आर्टिकल 351 के इस्तेमाल और समग्र संस्कृति की कथा को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। बहुत अच्छे। अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स, क्विक रिव, प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य त्वरित पुनरीक्षण पर 10 फटाफट फैक्ट्स। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा अपनाने के उपलक्ष्य में। जी। आर्टिकल 351, संघ को हिंदी को समग्र संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश। तीसरा, सुजाता वरिष्ठ माओवादी CCM दंडकारण्य क्षेत्र से, किशन जी की पत्नी, जिन्होंने सरेंडर किया। चौथा, राष्ट्रीय AQI सर्वेक्षण, सूरत फर्स्ट, कानपुर सेकंड, NCP कार्यक्रम का हिस्सा। पांचवां, दक्षिण चीन सागर 3 ट्रिलियन का व्यापार मार, चीन के 9 लाइन दावे का विवाद, UNCLO प्रासंगिक। छठा, वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75, बच्चों के प्रति क्रूरता से संबंधित। DK बसु गाइडलाइंस, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, तट से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र जहां तटीय राज्य को आर्थिक अधिकार हैं। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी EFC, कैबिनेट मंजूरी से पहले बड़े व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाली समिति। बेहतरीन रिवीजन। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी। हम 4 प्रश्न पढ़ेंगे, आप इन पर सोचने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न GS पेपर 2, हिरासत में हिंसा के हालिया आरोपों जैसे गुजरात मामला के आलोक में भारत में पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह समिति की सिफारिशों की तत्काल आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 250 शब्द। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3, दक्षिण चीन सागर में ग्रे जोन रणनीति तेजी से नया सामान्य बनती जा रही है। इस कथन का विश्लेषण करें और भारत की समुद्री सुरक्षा और एक्ट ईस्ट नीति पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। 250 शब्द। तीसरा प्रश्न GS पेपर 2, प्रमुख बजटीय योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी भारतीय शासन में एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन घाटे इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट को दर्शाती है। इसके कारणों पर चर्चा करें और नीति घोषणा और जमीनी स्तर पर निष्पादन के बीच की खाई को पाटने के उपाय सुझाएं। 150 शब्द। और चौथा प्रश्न GS पेपर 1, यद्यपि संविधान हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देने का आदेश देता है, भारत में भाषाई एकीकरण का मार्ग सहयोग से प्रशस्त होना चाहिए, न कि जबरदस्ती से। हिंदी दिवस के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। 150 शब्द। इन प्रश्नों पर जरूर सोचिएगा। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 सवाल होंगे, हम सवाल और विकल्प पढ़ेंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर सही जवाब और उसका संक्षिप्त स्पष्टीकरण देंगे। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है ताकि वो भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? A, अनुच्छेद 343। B,
अनुच्छेद 348, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 351। पॉज। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 351। ये खास तौर पर हिंदी के विकास और प्रसार की बात करता है। दूसरा सवाल, दंडकारण्य क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? ए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। डी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब है ए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये LWE प्रभावित क्षेत्र है। तीसरा सवाल, ग्रे जोन युद्ध शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ए परमाणु हथियारों से नीचे का पारंपरिक सैन्य संघर्ष। बी ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां जो औपचारिक युद्ध की सीमा से नीचे रहती हैं, अक्सर गैर सैन्य साधनों का उपयोग करती हैं। सी साइबर स्पेस में लड़ा गया युद्ध। डी केवल आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके किया गया संघर्ष। सही जवाब है बी ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां जो औपचारिक युद्ध की सीमा से नीचे रहती हैं, जैसे कोस्ट गार्ड या मिलिशिया का इस्तेमाल। चौथा सवाल, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका लक्ष्य 2024 तक 131 शहरों में PM कॉन्सेंट्रेशन को 40% कम करना है। 2. इसके लिए आधार वर्ष 2017 है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है बी केवल 2। लक्ष्य 20-30% कमी का है, 40% का नहीं। आधार वर्ष 2017 सही है। पांचवा और आखिरी सवाल, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी चुनाव सुधार, सी गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, डी प्रेस की स्वतंत्रता। सही जवाब है सी गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पालन किए जाने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। ये कस्टोडियल वायलेंस रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कैसा रहा आपका स्कोर? नीचे जरूर बताएं। अब जल्दी से फ्लैश कार्ड स्टाइल में 10 मुख्य शब्दों का रिवीजन कर लेते हैं क्विक रिकॉल के लिए। 1. हिंदी दिवस 14 सितंबर। 2. अनुच्छेद 351 समग्र संस्कृति। 3. सुजाता माओवादी CCM सरेंडर। 4. दंडकारण्य LWE क्षेत्र। 5. ग्रे जोन टैक्टिक्स SCS में चीन। 6. UN क्लॉज समुद्री कानून। 7. वक्फ धार्मिक संपत्ति। 8. परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव AQI NCA पे। 9. DK बसु गाइडलाइंस गिरफ्तारी सुरक्षा। 10. EFC व्यय वित्त समिति। ये थे आज के मुख्य बिंदु। अब आप समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन याद रखें कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही वो चाबी है जो हर मुश्किल दरवाजे को खोलती है। आज की तैयारी कल के आत्मविश्वास की नींव है। हर दिन के करंट अफेयर्स को सिर्फ एक टास्क की तरह ना देखें, बल्कि इसे अपनी सफलता की इमारत में लगने वाली एक ईंट समझें। फोकस्ड रहें, लगन से रिवीजन करें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल। आज हमने शासन की विफलताओं और निगरानी की जरूरत, गुजरात कृषि योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घर्षण और कूटनीति SCS, आयरलैंड, आर्थिक देरी के प्रभाव, सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता, LWE और सांस्कृतिक बारीकियों, हिंदी दिवस जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। बेहतर रिटेंशन के लिए आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। ये न सिर्फ आपकी UPSC प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में मदद करेगा, बल्कि दुनिया को समझने का आपका नजरिया भी बेहतर बनाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, सवाल या सुझाव जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और सबसे जरूरी बात, सुन लो UPSC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आप ₹299 299 की मामूली फीस पर हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस और कंटेंट तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम वाकई में अच्छा लगता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और बेहतर कंटेंट लाने में बहुत मदद करेगा। तो इसी सकारात्मक नोट के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं।
कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।